नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, या पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, ACF एग्जाम के लिए, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HAS के एग्जाम के लिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर अ वुमन मैरिज 2 और मोर ब्रदर्स। तो बोलते हैं शादी का पारंपरिक रूप कौन सा है जहां पर एक महिला 2 या 2 से अधिक भाइयों से जो है वो शादी करती है। देखिए, शादी की अलग अलग टाइप यहाँ पर प्रचलित है हिमाचल प्रदेश में। अब एक शादी का प्रकार ऐसा भी है जहां पर एक महिला 2 या 2 से अधिक भाइयों के साथ जो है वो शादी करती है, उसको जो है छेती टाइप जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब ये छेती टाइप मैरिज का जो है वो हिमाचल में मुख्य रूप से कहाँ पर जो है वो प्रचलित है, तो ये स्वांगला ट्राइब के बीच में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो प्रचलित है। कहाँ पर? स्वांगला ट्राइब के बीच जो है ये मुख्य रूप से प्रचलित है। इस तरह का क्वेश्चन एक पूछा गया था कि ये छेती मैरिज का टाइप जो है वो कहाँ पर किसके बीच में परफॉर्म किया जाता है, तो स्वांगला ट्राइब के बीच में परफॉर्म किया जाता है। और ये स्टार लाइनर क्वेश्चन है, 100% श्योरिटी के साथ किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। डिपेंड वो करता है कि आप उस एग्जाम में अपीयर हुए या नहीं हुए। अब देखिए, अलग अलग ट्राइब्स के बीच में अलग अलग मैरिज के टाइप जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। एक बार रिवाइज स्वांगला ट्राइब के ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये स्वांगला ट्राइब जो है वो दी गई है। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप जो है वो प्रचलित हैं, जो परफॉर्म यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि रुश्ता ते ब्याह परफॉर्म किया जाता है। मैरिज बाय अलॉटमेंट है, जहाँ पर लड़की लड़के के साथ प्यार करती है, भाग जाते हैं एक दूसरे के साथ। कुआ ब्याह होता है। मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय, लड़का लड़की को कैप्चर कर लेता है। मजमी ब्याह होता है। बॉय सेंड्स हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल, लड़का अपनी बहन को भेजता है लड़की को लाने के लिए, क्योंकि वो मैरिज के खर्चे जो है वो बियर नहीं कर सकता। इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप भी होता है। डाइवोर्स का टाइप जो इनके बीच में प्रचलित है वो तो शुद्ध वाक्ची डाइवोर्स का टाइप है। इसके बीच में क्या होता है, लड़का लड़की एक थ्रेड जो है उनके सर के ऊपर जो है तोड़ते हैं और उसमें माना जाता है कि वो रिश्ता भी जो है वो टूट गया। तो इस तरह से जो है ये मैरिज के टाइप परफॉर्म किए जाते हैं। किन्नर्स के बीच में भी यहाँ पर दिया गया है, जो किन्नौर में किए जाते हैं, जैसे कि दम चालीसम किया जाता है, दम तांग शीश, बिनांग हचीस और जूसीज, ये मैरिज के टाइप परफॉर्म किए जाते हैं। ये लव मैरिज के टाइप यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। प्रेम विवाह ये होते हैं दरोस, दुबर, न्यामसा, लैमो, न्यामसा, देपांग, आशीष हो गया, हुचीज हो गया। ये मैरिज बाय फोर्स हैं, जबरदस्ती की जाने वाली शादी है। जानेकंग जानेतंग, जो कि हमारे ऑप्शन में भी दिया गया था, वो एक कॉमन टाइप का मैरिज किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। न्योतांग मेरांग हो गया, ये फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें जो है वो 2% जाते हैं सिर्फ वहाँ पर, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती। तो ये अलग अलग मैरिज के टाइप हिमाचल में प्रचलित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कुल्लू दशहरा इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इस कुल्लू दशहरे के बारे में कौन सा कथन सही है? बोलते हैं इट्स प्रोसेशन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ महासू देवता, की महासू देवता के पहुंचने के बाद ही जो है वो इसकी जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें वो जो है वो शुरू होती हैं। और दूसरे में बोलते हैं इट्स प्रोसेशन स्टार्ट ओनली आफ्टर अराइवल ऑफ रघुनाथ जी देवता, कि रघुनाथ जी के पहुंचने से जो है वो इस परंपराएं, बाकी के जो रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म की जाते हैं दशहरा में। और तीसरे में बोलते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ हिडिंबा डाइटी, की हिडिंबा माता के पहुंचने के बाद ही जो है वो सारी प्रोसेस जो है स्टार्ट होती है। और चौथा होता है कि प्रोसेस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर अराइवल ऑफ भूतनाथ देवता, की भूतनाथ देवता के पहुंचने के बाद ही जो है वो सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं यहाँ पर। अगर आपने कभी कुल्लू का दशहरा देखा होगा तो कुल्लू का दशहरा जो होता है, इसमें क्या होता है, जब माता हिडिंबा जो पहुंचती हैं यहाँ पर आकर, उसके बाद ही जो है वो सारी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रोसेशन स्टार्ट ओनली आफ्टर द अराइवल ऑफ हिडिंबा डाइटी, माता हिडिंबा जिनका मंदिर मनाली में है, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है, उनके पहुंचने के बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर स्टार्ट होती हैं। अगर हम बात करते हैं अलग अलग देवी देवताओं के बारे में, अब देखिए कुल्लू का जो दशहरा होता है वो कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो होता है। अब कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो होता है, कुल्लू के ढालपुर मैदान में बहुत सारे लोग कुछ टाइम जो है वो इकट्ठे होते हैं। अलग अलग देवी देवता जो है वो अपने अपने रूप में जो है वो आते हैं। कुछ अपने अपने, हर एक देवी देवता का अपना अंदाज है आने का, परंतु ये जो जितनी भी प्रोसेस है ये तभी स्टार्ट होगी जब माता हिडिंबा वहां पर आकर जो है वो पहुंचेंगी। जब माता हिडिंबा वहां पर आकर पहुंच जाती हैं तो उसके बाद भगवान रघुनाथ जी के जो रथ है वो रथ यात्रा जो है वो होती है। भगवान रघुनाथ जी की जो मूर्ति है उसको रथ में रखा जाता है, एक बहुत बड़ा रथ बनाया जाता है और लोग उसको खींचते हैं, तो वो शोभा यात्रा जो है वो एक जुलूस टाइप में जो है वहां पर निकाला जाता है। ठीक है जी। कुल्लू का दशहरा 7 सप्ताह बाद जो है चलता है, 7 दिनों तक जो है चलता है और दशहरा समारोह में जो है बहुत अद्भुत चीज़ें जो है वो होती हैं। तो एक बार लाइफ में मौका मिले तो ये इंटरनेशनल फेयर है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, कभी ज़रूर जो
है वो यहाँ पर विजिट करें जाकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द लास्ट मीटिंग ऑफ हिस्टोरिक बाउंड्री कमीशन अपॉइंटेड फॉर डिलिमिटेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एंड बंगाल हैज पंजाब एंड बंगाल वॉज हेल्ड एट विच पर्टिकुलर प्लेस ऑफ शिमला इन 1947। तो बोलते हैं कि पंजाब और बंगाल की सीमाओं के परिसीमन के लिए उनके जो है डिलिमिटेशन के लिए जो है वो नियुक्त किया गया एक ऐतिहासिक सीमा आयोग था। बोलते हैं कि ये पिछली इसकी बैठक जो है 1947 में शिमला में हुई थी, परंतु कहाँ पर ये आयोजित जो था वो की गई थी। शिमला में इसकी बैठक जो था वो आयोजित की गई थी और यूएस जो शिमला में यूएस क्लब है जिसको यूनाइटेड सर्विस क्लब बोलते हैं वहां पर जो था ये हुई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन था, जो बाउंड्री कमीशन था एक बनाया गया डिलिमिटेशंस के लिए, इसमें जो है वो पंजाब और बंगाल की जो बाउंड्रीज हैं उनको तय करना था। इसकी जो मीटिंग हुई थी शिमला में 1947 में, ये यूएस क्लब शिमला में हुई थी। अब हम बात करते हैं शिमला की अलग अलग बिल्डिंग्स के बारे में। देखिए जी, शिमला की जो अलग अलग बिल्डिंग्स है उसमें क्या क्या प्रमुख रूप से है। रोशनी कैसल बिल्डिंग है 1838 में बनी थी, एओ ह्यूम के द्वारा बनाई गई थी। गॉर्डन कैसल बिल्डिंग है 1901-4 बनाई गई थी, नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी है और प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है वो स्थित है। पोस्ट ऑफिस जो बिल्डिंग है शिमला की वो 1882 में बनी थी, कॉनी कॉटेज इसका नाम है। राष्ट्रपति निवास जो शिमला का है उसको जो है वो रिट्रीट के नाम से जानते हैं, 1850 का वो बना हुआ है। और रिसेंटली जो है वो कमांडर हाउस जो आर्ट्रैक में ही है, आर्ट्रैक जो है वो भी रिट्रीट में ही, उस बिल्डिंग का नाम भी रिट्रीट ही स्थित है। बिल्डिंग्स दोनों अलग अलग हैं परंतु नाम सेम सेम है। वाइसराय लॉज 1888 में बना था, टेओडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो जो है वो हेनरी इरविन जो था वो इसके आर्किटेक्ट थे और इसको 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को हैंडओवर कर दिया गया था। अब भी वहां पर यही है। पंजाब का हाई कोर्ट पहले जो है वो शिमला में होता था, तो शिमला से चंडीगढ़ को जो है ये ट्रांसफर 1955 में किया गया था। पीटरऑफ से जो था वो चलता था। ये पीटरऑफ वही बिल्डिंग है जो चौड़ा मैदान में जो है वो स्थित है और इसको जो है वो बनाया गया था वाइसराय जो उस टाइम इंडिया के हुआ करते थे उनके रेजिडेंस के लिए बनाया गया था। लॉर्ड एल्गिन थे, लॉर्ड एल्गिन पहले वाइसराय थे जो पीटरऑफ में आकर जो था वो रुके थे। और अगर हम हिप्पा की बात करते हैं तो हिप्पा की स्थापना जो है वो की गई थी 1974 में। इस बिल्डिंग को आर डिक्सन के द्वारा जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। हिप्पा का नाम अभी चेंज भी हो गया है, तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हिप्पा का नाम चेंज कर जो है वो किसके नाम के ऊपर जो है वो रखा गया है। देखिए, हमारे जो इससे पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी से पहले, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके नाम पर जो है वो हिप्पा की जो बिल्डिंग है उसका नाम जो है वो रखा गया। तो ये भी जरूर ध्यान रखना कि किसके नाम के ऊपर इसका नाम जो है वो रखा गया है। अभी हम अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच आर एट द बॉटम ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स इन फीमेल लिटरेसी इन सेंसस 2011 करेक्टली। तो ये 2011 की जनगणना की बात जो है वो की गई है और यहाँ पर बात की गई है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है हिमाचल प्रदेश में, उन 2 जिलों की पहचान कीजिए। वो 2 जिले आपको पहचानने हैं जिनका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे नीचे है, सबसे कम जो है वो है। अब यहाँ पर बात भी लिटरेसी रेट की गई है और स्पेसिफिक रूप से जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट की यहाँ पर जो है बात की गई है। अगर हम पूरे हिमाचल में देखते हैं लिटरेसी रेट, तो पूरे हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80% जो है वो है। मेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 89.53%, ये है। फीमेल लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 75.93%। और अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो कहाँ का है, तो सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट महिलाओं में, वो भी हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट एक तो चंबा में आता है। चंबा का जो है वो 61.67 है। कितना? 61.67 है चंबा का। और चंबा के बाद जो दूसरा नंबर आता है, दूसरे नंबर पर सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट लाहौल स्पीति का है महिलाओं में। महिलाओं में 66.84% जो है ये लिटरेसी रेट है। तो इसका लाहौल स्पीति और चंबा ये सही आंसर हो जाएगा। ये बॉटम के डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे ही नीचे बात करेंगे तो चंबा आएगा और चंबा से थोड़ा सा ऊपर बात करेंगे तो वो लोएस्ट में जो है वो लाहौल स्पीति जो है वो आता है। यहाँ पर लाहौल स्पीति और किन्नौर को लेकर या चंबा और किन्नौर को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किन्नौर का जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है वो 70.96% जो है वो आता है।
अब देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डाटा दिया गया है। लिटरेसी रेट जो हिमाचल प्रदेश का है वो है 82.80%, जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 89.5%, फीमेल लिटरेसी रेट है 75.9%, जो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट है ओवरऑल वो हमीरपुर का है 88.2%, ऊना का जो है वो उसके बाद है 86.5%, कांगड़ा का 85.7% है। लोएस्ट लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा पूरे हिमाचल का चंबा का है 72.2%, उसके बाद जो है वो लाहौल स्पीति का है 76.8% और उसके बाद सिरमौर का है 78.8%। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो हाईएस्ट है वो भी, जो लोएस्ट है वो भी। ठीक है, हमने पूरे हिमाचल के लिटरेसी रेट के ऊपर जो है वो एक नज़र डाल ली और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हमने 6 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर लिए। इतना सा आप ध्यान रखेंगे। अब स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछा जाए तब भी ठीक होना चाहिए, बाकी किसी और वे में क्वेश्चन पूछा जाए तब भी जो है वो ठीक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT JBT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आपकी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको एनालाइज कर आप आगे बढ़ सकें, तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाली है। डिपेंड करता है कि आप कितने सीरियस हैं चीज़ों को लेकर। और टेस्ट सीरीज में स्लॉट 1 स्लॉट 2 फुल हो चुके हैं, स्लॉट 3 में आप खुद को जो है वो एनरोल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वाज मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट्स बाउंड्रीज। तो बोलते हैं कि जब 1948 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, उसी टाइम की ये बात हो रही है। उस टाइम जो है वो कौन सा प्रिंसली स्टेट ऐसा था वो विदाउट एनी अल्टरेशन, उसमें कोई भी चेंज किए बिना उसको हिमाचल में जो था वो मिला दिया गया था। अब देखिए, अगर हम बात 1948 की करते हैं तो उस टाइम में हिमाचल में 12 जिले नहीं हुआ करते थे। उस टाइम हिमाचल की एक छोटी सी शेप हुआ करती थी और हिमाचल में जो है वो टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट जो था वो हुआ करते थे। उसमें एक चंबा डिस्ट्रिक्ट आता था, उसमें जो है वो एक मंडी डिस्ट्रिक्ट आता था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आता था और एक महासू डिस्ट्रिक्ट आता था। तो चंबा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसको विदाउट एनी अल्टरेशन मिला दिया गया था। ऑप्शन डी चंबा जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, चंबा को विदाउट एनी अल्टरेशन मिला दिया गया था। जब हिमाचल प्रदेश की स्थापना होती है तो हिमाचल में 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर, मतलब 26 रियासतें शिमला हिल स्टेट्स की थी और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतें थी। इनको मिलाकर जो था वो हिमाचल प्रदेश का गठन जो था वो किया गया था। और उस टाइम जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 4 जिले बनाए गए थे, जो मैंने आपको बता दिए। 24 तहसीलें बनाई गई थी और 2 उप तहसीलें जो था वो बनाई गई थी। और इतना हिमाचल को बनाया गया था। उस टाइम हिमाचल प्रदेश में ये मुख्यमंत्री वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था, पहले चीफ कमिश्नर उस टाइम बनाए गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बनाया गया था, तो वो 1948 में ही बनाया गया था। पहले जो चीफ कमिश्नर बनाए गए थे वो NC मेहता को जो था वो बनाया गया था। NC मेहता जो है वो पहले चीफ कमिश्नर बने 1948 में। 1951 तक ये जो है वो इसी पद पर बने रहे। उसके बाद जो है वो दूसरे जो चीफ कमिश्नर बने थे वो E पेंडल मून जो था वो बनाए गए थे। तो ये पूरा स्टेटस होता था। बाद में चलकर हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया 1956 में। उसके बाद 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहता है और 1971 में जो है वो हिमाचल प्रदेश जो है वो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाता है और इसको भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो बनाया जाता है। ये जो भारत का 18वें नंबर का राज्य उस टाइम बनाया गया था, ये उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा घोषणा कर जो था वो बनाया गया था। ये जो रामपुर रियासत है, जुब्बल रियासत है, बलसन रियासत है, इनमें से रामपुर जुब्बल जैसी रियासतों को जो है वो महासू जिले में ही मिलाकर जो है वो एक अलग से महासू जिला जो था वो बनाया गया था। अगर उस टाइम भी हम शिमला हिल स्टेट्स में देखते कि सबसे बड़ी रियासत कौन हुआ करती थी, तो ये रामपुर बुशहर रियासत जो था वो सबसे बड़ी इन टर्म ऑफ एरिया जो था वो हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर फर्स्ट 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच प्लेड एट HPCA स्टेडियम इन धर्मशाला। तो ये HPCA स्टेडियम जो है वो धर्मशाला में है और बोलते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है धर्मशाला में, इस स्टेडियम में बोलते हैं कि 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस वर्ष जो है वो सबसे पहले खेला गया था। ये सबसे पहले HPRC में जो है वो पहला मैच जो खेला गया था वो 2013 में जो था 2013 में जो था वो खेला गया था। कहाँ पर, कब, 2013 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से जानिए। जो फर्स्ट 1 डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच था वो 2013 में जो था वो प्ले किया गया था और 27 जनवरी 2013 से जो है वो पहली बार ये प्ले यहाँ पर किया गया था। हुआ किसके बीच में था, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये हुआ था। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि किसके बीच में ये हुआ था, तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में ये हुआ था। और इसमें जीता कौन था, तो इंग्लैंड यहाँ पर जीत गया था पहली बारी में और 7 विकेट से जो था वो इंग्लैंड को यहाँ पर जीत हासिल जो था वो हुई थी।
अगर हम HPCA स्टेडियम धर्मशाला की बात कर रहे हैं ना, तो ये स्टेडियम वैसे बना कब था? इसकी फाउंडेशन 2002 में रख दी गई थी, 2002 में रख दी गई थी और 2003 में जो था यहाँ पर पहली बार एक मैच खेला गया था। परंतु ये इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच ही था, मतलब लोकल सा एक मैच यहाँ पर खेला गया था। जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच यहाँ पर खेला गया था वो 2013 में जो था वो खेला गया था। अब उस टाइम आप पता नहीं कितने एक्टिव थे, अगर आपने उस टाइम की चर्चाएं पढ़ी हो, खबरों में पढ़ी हो, तो बहुत ज़्यादा चर्चा में ये रहता था। कई बार इसमें ताले लगा दिए गए, जब सरकारें पोजीशन में होती थी ना, तो ताले भी लगा दिए जाते थे यहाँ पर। वो बहुत एक अलग से जो था वो मैटर रहता था, रातों रात ताले लग जाते थे, फिर अलग अलग इशू जो है वो नेशनल लेवल पर जो था ये बनता था। परंतु अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी सक्सेसफुली यहाँ पर IPL के मैच भी जो है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, व्हाट इज नेम ऑफ स्कीम लॉन्च्ड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो बोलते हैं कि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक और यौन शोषण वाली महिलाओं को जो इसका शिकार हो चुकी हैं उनका पुनर्वास करने के लिए कौन सी योजना जो है वो चलाई गई है। अब देखिए, एक योजना चलाई गई है जिस योजना का नाम रखा गया है विशेष महिला उत्थान योजना। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये जो विशेष महिला उत्थान योजना जो है वो चलाई गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के बारे में ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से दिया भी गया है। ये जो स्कीम है विशेष महिला उत्थान योजना, इसमें जो महिलाएं फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज्ड हुई हैं उन महिलाओं को जो है वो टेक्निकली और वोकेशनली ट्रेन किया जाएगा। उनको टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी ताकि वो पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी रोजी रोटी जो है वो चला सके। और बोलते हैं देयर इज प्रोविजन टू प्रोवाइड अ स्टाइपेंड। उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा इस ट्रेनिंग के दौरान। 3000 रुपये का स्टाइपेंड उनको ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा और पर मंथ स्टाइपेंड जो है वो दिया जाएगा। और एंड अ टेस्ट फी ऑफ ₹800 पर ट्रेनी एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। तो एंड ऑफ में जो है वो टेस्ट फी जो होगी वो 800 रुपया भी जो है वो ट्रेनिंग पीरियड पर जो है वो दी जाएगी। तो ये विशेष महिला उत्थान योजना जो है वो चलाई गई है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में योजनाएं जो है वो बनती हैं और इन योजनाओं के बारे में पूर्णतः रूप से जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, मशोबरा में भी जो है वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है बनाया गया है। वो जो है वो महिलाओं के लिए बनाया गया है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर महिलाओं को जो है रेजिडेंस वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है और 22 महिलाएं जो हैं वो वहाँ पर अभी रह रही हैं। ये डाटा भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपने ध्यान रखना है कि मशोबरा का क्या स्टेटस है, अभी वहाँ पर कितनी महिलाएं जो है वो रह रही हैं। ऐसा क्वेश्चन पहले पेपर 1 में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और फिर महिलाओं को अलग अलग जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जैसे शादी के लिए खर्चा प्रोवाइड करवाया जाएगा, रोजगार वगैरह की अफसर ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दी जाएगी, वो अलग से चीज़ें जो है वो आएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द भुट्टी वेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको बुटीको जो है वो बोलते हैं, वॉज फॉर्म्ड एट शमशी इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि जो बुटीको है, भुट्टी जो बुनकर सहकारी समिति है, ये शमशी में है। पहले तो ध्यान रखना है कि कहाँ पर है, शमशी में जो है ये स्थित है। अब बोलते हैं कि इसका गठन जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था, इसकी स्थापना कौन से साल में जो था वो हुई थी। शमशी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है। बुटीको जो है वो कुल्लू में जो है वो स्थित है और इसकी स्थापना 1944 में जो था वो की गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1944 में इस बुटीको की स्थापना जो था वो की गई थी और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपने और भी चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वीवर अपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हिम बुनकर जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हिम बुनकर जो है वो इसको बोलते हैं। हिम बुनकर की स्थापना जो था वो कब की गई थी? 1984 में हिम बुनकर की जो था वो स्थापना की गई थी। हिम बुनकर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बुटीको का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ। हाँ, HPMC भी जो है वो एक आता है। HPMC की स्थापना कब की गई थी, वो भी मिलता जुलता ही है। HPMC वैसे फ्रूट से संबंधित जाता है, फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट से। इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना 1974 में जो था वो की गई थी। ठीक है, HPMC की स्थापना 1974 में की गई थी। ये हिम बुनकर 1984 में, HPMC 1974 में और बुटीको जो है 1944 में। देखो, जैसे कि हिम बुनकर हो गया, HPMC हो गया, बुटीको हो गया, ये ना बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये रोजगार पर्पस से भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, रोजगार आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है और जो रोजगार प्रोवाइड करवा रहा है उस चीज़ की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इंट्रोड्यूस्ड पोटैटो एंड अदर वेजिटेबल एट केलोंग इन 1857। तो बोलते हैं कि केलोंग में ना ये पोटैटो वगैरह और बाकी के जो वेजिटेबल थे वो जो है वो 1857 में जो था वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। परंतु किसके द्वारा ये इंट्रोड्यूस जो था वो किए गए थे। देखो यहाँ पर जो ये इंट्रोड्यूस किए गए थे ना, तो एक मोराबियन मिशन आया था 1857 में, इसके द्वारा जो था वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। मोराबियन मिशन था, ये ऑप्शन सी सही आंसर है। जर्मन के एक पादरी थे जिनका नाम A.W. हाइड था, इनके द्वारा 1857 में वैसे आलू की खेती जो था वो स्टार्ट की गई थी और मोराबियन मिशन के साथ ही जो था ये जुड़े हुए थे। तो कई बार ये मोराबियन जो मिशनरीज थे इनका ये इस तरह से देते हैं और मोराबियन मिशनरीज में जो है वो A.W. हाइड भी हुआ करते थे, इनके द्वारा 1857 में यहाँ पर आलू की खेती जो था वो स्टार्ट की गई थी। और अगर हम बात करते हैं आलू की खेती में, तो लाहौल स्पीति प्रति हेक्टेयर आलू उत्पादन में जो है वो नीदरलैंड को पीछे छोड़कर जो है वो पहले स्थान पर जो है वो आया है। और अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति की कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं, तो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो केलोंग में स्थित है। और केलोंग में ये स्थित है, तो केलोंग में जो है वो सूखे मेवे का एक अनुसंधान केंद्र भी जो है वो स्थापित किया गया है। लाहौल स्पीति में कुठ की खेती भी जो है वो की जाती है। कुठ की खेती यहाँ पर जो है वो 1925 में जो था वो शुरू हुई थी। ये ध्यान रखें कि कब यहाँ पर कुठ की खेती जो था वो स्टार्ट हुई थी। लाहौल स्पीति में जो है वो लाहौल स्पीति में थिरोट एक जगह आती है, थिरोट में जो है वो रेजिन अंगूर रिसर्च सब स्टेशन की स्थापना भी जो है वो की गई है। ठीक है जी, तो ये सब स्थापनाएं जो है वो लाहौल स्पीति में की गई हैं। लाहौल स्पीति कि ये बारीक बारीक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए। बाकी एक जो इम्पोर्टेंट है यहाँ का वो ये है कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आता है। लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र जो आता है वो भी इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है। लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो जो है वो पूरे हिमाचल के एरिया का 25% कवर करता है। लाहौल स्पीति का एरिया लगभग 13,841 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले स्टेटमेंट में बोलते हैं सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश एट शिपकिला पास, और सतलुज नदी हिमाचल में शिपकिला दर्रे के समीप जो है वो प्रवेश करती है। दूसरे में बोलते हैं द रिवर फ्लो इन साउथ वेस्टर्नी डायरेक्शन थ्रू हिमाचल प्रदेश, की ये नदी जो है वो हिमाचल में साउथ वेस्टर्न इनके दक्षिण पश्चिम से होकर जो है वो बहती है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं द रिवर केरांग इज राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, की केरांग नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है और दाहिने किनारे की ये सहायक नदी जो है वो आती है। हम पहली ही स्टेटमेंट से जो है वो एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है सतलुज रिवर एंटर हिमाचल प्रदेश एट शिपकिला, तो ये बात बिल्कुल सही है कि सतलुज नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिपकिला के समीप ही जो है वो एंटर करती है। ये जो है वो रक्सताल झील जो मानसरोवर में आती है वहां से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में ये शिपकिला के समीप ही जो है वो एंटर करती है। अब सतलुज रिवर के बारे में पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि सतलुज रिवर जो है ये जो है वो साउथ वेस्टर्न रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। अगर हम बात करते हैं इस रिवर की तो ये भी बात सही है कि ये रिवर जो है वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में बहती है, तो हिमाचल की ये जो है वो साउथ वेस्टर्न रिवर जो है वो आती है। ये हिमाचल के अलग अलग जिलों से होकर बहती है, जैसे कि पहले ये किन्नौर में एंटर करेगी, फिर शिमला में, फिर कुल्लू में, फिर मंडी में, फिर सोलन में, सोलन को टच करेगी हल्का सा, पूरी तरह से नहीं, फिर बिलासपुर में जो है ये आ जाती है और उसके बाद ये हिमाचल को छोड़कर पंजाब की ओर जो है वो चली जाती है। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज की हम बात करते हैं। बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज जो हैं वो इसकी आती हैं। एक केरांग ट्राइब्यूटरी इसकी आती है। पहले तो पता होना चाहिए कि ये केरांग इसकी ट्राइब्यूटरी है भी या नहीं, तो बिल्कुल केरांग सतलुज की ही ट्राइब्यूटरी है और केरांग ट्राइब्यूटरी जो है वो क्या राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ही सतलुज की आती है। तीसरी स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है वो सही दी गई है। तो हमारे पास बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही दी गई हैं। तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही थी। अगर हम सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं तो हिमाचल में ये बहने वाली सबसे लंबी नदी है। हिमाचल प्रदेश में ये लगभग 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। मानसरोवर रक्सताल झील के समीप से निकलती है। सतलुज का वैदिक नाम सतुद्री जो है वो आ जाता है। सतलुज की जो अलग अलग सहायक नदियां बनती हैं वो कौन कौन सी जो है वो हिमाचल में बनती है। सतलुज में एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नदी जो सबसे पहले पीछे से ही इसमें मिलकर आगे बहती है वो नदी जो है वो बसपा नदी आ जाती है। बसपा नदी के अलावा एक स्पीति नदी आती है। स्पीति नदी जो है वो सतलुज में खाब नामक स्थान पर निकलती है और इसमें नोगली नदी आती है। सोन नदी आती है। सोन नदी, स्वान नहीं, सोन नदी है।
सोन नदी भी सतलुज की सहायक नदी बनती है। बाकी कशांग हो गया, केरांग हो गया, रोपा हो गया, यूला हो गया, वेंगर हो गया, डुलिंग हो गया, सोलडांग हो गया, तिरुंग हो गया, ये सारी जो है वो सतलुज की सहायक नदियां जो है वो है। तो सतलुज की इन सहायक नदियों के बारे में भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टेम्पल ऑफ माता मतनाली इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये माता मतनाली का मंदिर जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, अपना आंसर आप कमेंट कर बताएंगे। इससे पिछला जो पार्ट था मिशन एलाइड का, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था और डिटेल से डिस्कस किया था। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना है @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है। That's all for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.